हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रेया शर्मा आज आपको पढ़ाने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है साइंस का। इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, हम न्यूट्रिशन कहते किसको हैं, न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। ये कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एक फुल टॉपिक वन शॉट में, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। और जो एग्जाम में लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं, जो लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारे आपसे सॉल्व होंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। स्टार्ट करते हैं। एकदम बिगनिंग से A1 टू दी पॉइंट बात करेंगे। एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपका क्लियर नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद। आप वीडियो देख के आपको खैर सब समझ में आ ही जाएगा। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस लेसन को चालू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम एक लाइन बाय लाइन पूरी, एक भी ऐसी चैप्टर की आपकी लाइन नहीं होगी जिसको हमने पढ़ा नहीं होगा, जिसका मतलब समझा नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड एसेंशियल है, मतलब जरूरी है। हमको अपना जीवन जीने के लिए खाना तो जरूरी है ही। इस लेसन में मैं क्या करूंगी कि एक लाइन में एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, एक बार मैं हिंदी में पढ़ूंगी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम या दोनों ही ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको कोई जो वर्ड है उसको हिंदी में समझना है तो वो कंप्लीट पैकेज है, समझ लो। सबके लिए हिंदी हो या इंग्लिश हो, सबको सब कुछ समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, विटामिन्स, मिनरल आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमें प्रीवियस लेसन से पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड जो है ये सारे हैं कंपोनेंट है फूड के। और जो फूड में ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल है, उसी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कार्बोहाइड्रेट ना खाइए, आप रोटी ना खाइए, तो एक दिन क्या कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। एक दिन आप नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लगने लगेगी, आपको लेजीनेस फील होगा, ऐसे लगेगा कि शरीर में जारी नहीं है। ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हम आगे के लेसन में देखेंगे कि क्यों क्यों जरूरी है। अगर आगे क्लास 7th में आपके पूरे टॉपिक में कवर नहीं होता है तो एडिशनल आपको नॉलेज चाहिए, तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल हमारे क्या क्या बॉडी में काम आते हैं, क्यों एसेंशियल है हमारे लिए। अब देखते हैं लिविंग नॉन लिविंग। तो आप सबको आई बिलीव दैट कि पता ही होगा कि लिविंग थिंग्स से वो होते हैं जीव जंतु, प्लांट्स लाइक एनिमल। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स बेड, पेन, पेपर एक्सेट्रा। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हमें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, जैसे हम बाजार से लाके खाना बनाते हैं ना, हम प्लांट को बनाते तो नहीं है, या फिर एनिमल को हम बना के तो नहीं खाते, मीन्स बना के नहीं लाते ना, नेचर ने उनको बनाया फिर हम उनको बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट प्लांट ईट प्लांट्स। दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स। अब इस बोलने का मतलब क्या है कि ह्यूमन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल वेजिटेरियन है, फॉर एग्जाम्पल कि आप वेजिटेरियन है, आप वेजिटेरियन है, फिर भी आपको क्या चाहिए, प्लांट चाहिए, प्लांट प्लांट पार्ट्स ही खाएंगे आप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, फिर भी आप
आपको प्लांट के ऊपर आप इनडायरेक्टली डिपेंड है, बिकॉज जो एनिमल आप खा रहे हैं वो भी तो प्लांट को खाएगा, तभी सरवाइव कर पाएगा, तभी आप उसको बना के खाएंगे, राइट। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी मीन्स कि जितने भी ये चीज है वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है ऑर्गेनिज्म का खाना बनाने को लेके, सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप, मतलब कि सिंपली जो अपना खाना खुद बनाए। ऑटोट्रॉप्स को हम डिवाइड करें तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉपर्स मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब ऐसा जो खुद का नरिशमेंट खुद ही बना ले। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लांट वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद बनाता है, खुद का न्यूट्रिशन खुद बनाता है, तो इसलिए हम कहते हैं उसको प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और फॉर एग्जाम्पल देयर फॉर यहाँ पे भी यही लिखा है, देयर फॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। एनिमल जो रहते हैं वो अपना फूड लेते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से या फिर अदर प्लांट पार्ट से लेते हैं, हम उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरो का मतलब, हेटेरो मतलब अदर्स, मतलब हम ऐसा न्यूट्रिशन लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं जो अदर सोर्स से आया है, हमने उसको नहीं बनाया, इसलिए क्या होता है, एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब इसको हम फर्दर आगे देखते हैं। ओके, अब देखते हैं न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब सिंपल तो आपने इतना तो देख ही लिया है कि कितने ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। मिडल क्यों नहीं रहा है, फॉरगेट इट, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, न्यूट्रोट्रॉप्स होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सिर्फ प्लांट पे डिपेंड होते हैं। अब प्लांट में देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमको पता था कि ऑटोट्रॉप्स ही होता है, मैंने थोड़ा गलत ले लिया, यहाँ पे मैंने पूरा पढ़ा चुकी हूँ मैं तुमको। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using the water. अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या यूज करके बनाते हैं, वाटर उनको चाहिए ही चाहिए भाई, पानी डालोगे तब तो जिंदा रह के फोटोसिंथेसिस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, एंड उनको मिनरल्स चाहिए ही चाहिए। अभी ऊपर में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि ये सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल सारे एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए एज वेल एज प्लांट की बॉडी के लिए भी। ये जो भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, जब हम जो ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इन्वायरमेंट में भी CO2 रहता है और ह्यूमंस भी CO2 को एक्सहेल करते हैं, तो किसके पास जाता है, प्लांट के पास जाता है। ऐसा प्लांट कहता है कि आप मुझे CO2 दो, मैं आपको ऑक्सीजन दूंगा। फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ कि प्लांट कहता है कि एनिमल्स को कि आप मुझे ऑक्सीजन दो, मैं आप मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दो, मैं आपको ऑक्सीजन दूंगा। एक लाइन आप सबने सुनी होगी कि एक महान पुरुष ने कहा था कि तुम खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, राइट। तो वैसे ही प्लांट कहता है कि आप मुझे CO2 दो, मैं आपको O2 दूंगा। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड अप देयर बॉडी, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी है प्लांट को अपना बॉडी का ग्रोथ करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने बॉडी को रिपेयर करने के लिए, और जो डैमेज बॉडी पार्ट्स है उसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए, और एनर्जी कैरिड आउट बाय लाइफ प्रोसेस। ये सारे कैसे होते हैं, लाइफ प्रोसेस के थ्रू होते हैं, जिसको हम लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर होता है क्लास 10th में, उसमें आप पढ़ते हैं। तो अभी बस इतना ही आपको ध्यान रखना है सिर्फ। लेट मी क्लियर रबिश, खैर छोड़ो। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म इन इट्स सराउंडिंग। अब ये सब वही लिखा है कि जो भी हम खाते हैं प्लांट्स को यूज होता है ग्रो करने में, व्हाटएवर। हम अब 1.2 पे आते हैं।
हम 1.2 पे आते हैं, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्लांट। अब फूड प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है? बाय द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अब कोई पूछेगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या है? लीफ है, लीफ पे ही फोटोसिंथेसिस होती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। Water and mineral present in soil are absorbed by the root and transport to the leaves. Carbon dioxide from air, सही बात मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली जाती है। इसमें एक एडिशनल पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले देखते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर दी मेड ऑफ ब्रिक्स, बिल्डिंग आर दी मेड ऑफ ब्रिक्स। पता है कि एक एक जो बिल्डिंग है वो एक ईंटे से बनी रहती है, वो एक ईंटा आपका सेल है, और बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? बहुत से सेल बना के बनाते हैं, क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बना के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को अच्छे से पहले देख लेते हैं। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। ये इंपॉर्टेंट है, टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। सेल इतने छोटे होते हैं कि आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही उसको देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने, जो एक ही सेल के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल के बने, हम उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने, मतलब मल्टीपल सेल से बने, उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे अंदर होती है, इसलिए हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब आगे पढ़ते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कोई भी चीज को भाई कवर करने के लिए एक छोटी सी कवरिंग तो होगी ना, नहीं तो सारा सामान निकल नहीं जाएगा बाहर। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और उस सेल के अंदर एक ये होता है, ये क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, और इसके आजू बाजू ये सारी दिख रही है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब बताओ, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो जो इसके अंदर का जितना भी न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है इसके अंदर, वो बाहर नहीं निकल जाता। इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है सेल की। अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रली लोकेटेड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी आसपास में जितना भी सब्सटेंस भरा पड़ा है, हम उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हो गई बाहर की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब आगे हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि आगे के लेसन्स में भी बहुत ज्यादा काम आता है कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है। और हम प्लांट्स, स्पेशली हम प्लांट्स की बात करिए तो एनिमल सेल का डायग्राम था। ये किसका डायग्राम था? ये एनिमल सेल का डायग्राम था। तो अपनी एनसीईआरटी को साथ लेके बैठना जब पढ़ते हो तो। एनिमल सेल का डायग्राम है ये। ठीक है, अगर मैं प्लांट सेल की डायग्राम बताऊं तो प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग रहती है वो किसकी बनी रहती है? सेल वॉल की बनी रहती है। पूछेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में आप डिफरेंस बताओ, तो आप कहना कि एनिमल सेल में जो आउटर जो कवरिंग रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रहती है,
और जो एनिमल सेल रहती है उसकी आउटर कवरिंग क्या रहती है, सेल वॉल की रहती है। ठीक है, और क्या बताना था आप लोगों को, हाँ, और प्लांट्स में बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, ये तो आ गया, खैर आप लोग पढ़ोगे, बस इतना ध्यान रखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ठीक है, अब आगे हम देखें, एक सेकेंड, ओके, आगे हम देखें तो जो सराउंडिंग कवरिंग है, जो थ्रू दी टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, जो लीफ के आप डायग्राम देखो तो आप लीफ को ऐसे अपने बगीचे से उठा के भी देखो तो एक टाइनी छोटे छोटे छेद आपको नजर आते हैं। वो छोटे छोटे छेद क्या रहते हैं, वो क्या रहते हैं, वो सराउंडेड बाय रहते हैं गार्ड सेल के, और उस पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। अब ये नहीं कहना कि जो पोर्स रहते हैं वो गार्ड सेल होते हैं, वो गार्ड सेल नहीं होते, जो स्पोर्स को सराउंड करके रखते का अगल बगल में जो रहते हैं वो होते हैं गार्ड सेल, और वो जो स्पोर होता है, जो पोर होता है, सॉरी पोर्स होते हैं, वो होते हैं स्टोमेटा। जो ग्रीन लिफ होती है उसमें ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के वजह से ही वो ग्रीन दिखती है, वो पर्टिकुलर स्टेम हो, लीफ हो, किसी भी चीज में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो ग्रीन आपको दिखाई देगी। इट हेल्प्स टू लीव द कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी कौन कैप्चर करता है, लीफ आपकी करती है, और एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन हमको चाहिए, वाटर चाहिए, और इसी तरह हम फूड बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए फोटोसिंथेसिस का मतलब भी, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन या टू क्रिएट समथिंग या टू मेक समथिंग। ठीक है, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये सारी चीज जो सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इनमें से एक भी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। सो दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। पूछेंगे which process is unique on earth, photosynthesis is the unique on earth. The solar energy is captured by leaf and stored in the plant in form of food. और जो कि सोलर एनर्जी जो सन से जो लेते हैं उसको क्या करती है, लीफ क्या करती है, कैप्चर कर लेती है और स्टोर कर लेती है प्लांट में एज अ फूड, क्योंकि उसी का प्लांट का खाना तो फोटोसिंथेसिस से ही बनता है ना। Thus, the sun is the ultimate source of energy for all living organism. That's very important कि source मैं अलग कलर से कर देती हूँ। Thus, the sun is the ultimate source of energy for all living organism. Okay. And water and mineral are transported to leaf by vessels. वेस्कुलर सिस्टम होता है विच टर्न लाइक पाइप थ्रू द रूट, और एक पाइप के थ्रू रूट से जाती है जो कि सारे वेसल्स और सारे लीफ, ब्रांच, स्टेम में पहुंचाती है। एंड दस दे परफॉर्म अ कंटिन्यूअस पैसेज टू ऑल दी वेसल्स यू विल लर्न मोर अबाउट इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट देखेंगे तो उसमें आप डिटेल में देखेंगे कि ऐसा होता कैसे है। Can you imagine on Earth is the absence of photosynthesis? अब बताओ कि अर्थ में फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो क्या होगा, प्लांट फूड बनेगा नहीं। ठीक है, प्लांट फूड बनाएंगे नहीं, जो वेजिटेरियन है वो भी मर जाएंगे, जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी मर जाएंगे। सही बात है ना। तो इसी का आंसर एनसीईआरटी देती है कि इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी काइंड ऑफ फूड, मतलब नॉट बी एनी फूड मतलब खाना कहीं से होगा ही नहीं, वेजिटेरियन के लिए भी नहीं होगा, नॉन वेजिटेरियन के लिए भी नहीं होगा, बिकॉज हम प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और हम जो एनिमल्स हैं
वो प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। The survival almost all living organism directly or indirectly depend on the food by the plants beside ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ऐसी कौन सी चीज है जो एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए? ऑक्सीजन इज द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ओके, अब ये जो बॉक्स में बना है पहले वो देख लेते हैं अच्छे से। बिसाइड लीव्स प्लांट photosynthesis also take place in other green plants of the ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको लीफ पे ही दिखने मिलेगी, ग्रीन स्टेम में भी होती है, ग्रीन जो ब्रांचेस होती है, मतलब जहां जहां क्लोरोफिल है वहां भी होती है। जो कि डेजर्ट प्लांट रहते हैं, स्केल और स्पाइन लाइक लीफ टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। अब आपने ये देखा है कि जो डेजर्ट में कैक्टस होता है, कैक्टस पे ऐसे थॉर्न्स के होते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर, बिकॉज उसकी जो लीफ होती है वो कांटे में कन्वर्ट हो जाती है। कांटे में कन्वर्ट होगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का लॉस होता है, प्लांट से वाटर वेपर बन के बाहर उड़ता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। फिर से समझते हैं मीनिंग ट्रांसपीरेशन का। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लीफ के ऊपर से जो वाटर जो रहता है प्लांट में वो वेपर बन के उड़ जाता है, जिससे प्लांट को कूल इफेक्ट देता है। एक तरीके से ट्रांसपीरेशन प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, तो इसमें भी लिखा है हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए, क्योंकि ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, इसलिए जो डेजर्ट प्लांट रहते हैं वो कांटेदार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जो डेजर्ट प्लांट रहते हैं उनका जो स्टेम रहता है वही करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ग्रीन स्टेम ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जरूरी नहीं है कि लीफ ही करेगी, ग्रीन प्लांट, ग्रीन ब्रांचेस, ग्रीन स्टेम भी कर सकती है फोटोसिंथेसिस। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। मैंने कहा ना कि इम्पॉसिबल ही, किसी को खाने ही नहीं मिलेगा तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। वैसे ही आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये लाइट एनर्जी है, दैट इज सोलर एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और ऑक्सीजन क्या होता है, जा रहा है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन इसे यहाँ से निकलती है, तो हम एज अ ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। क्लोरोफिल होती है लीफ के अंदर, पता है। वाटर मिनरल किस में होते हैं, रूट में होते हैं। वाटर मिनरल किस में होते हैं, रूट में होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम शो किया हुआ है कि एग्जैक्टली में फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसका क्या इंडिकेशन है, क्योंकि स्टार्च प्रेजेंट हो किसी भी लीफ में वो इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। जो हम आलू खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज स्टार्च होता है। तो यहाँ पे इसका दिया हुआ इक्वेशन कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि फूड रहता है प्लांट का, फूड प्लांट खुद यूज कर लेती है, और ऑक्सीजन रिलीज करके ऑक्सीजन प्लांट हमको दे देती है सांस लेने के लिए। अब हम सेक्शन देखते हैं लीफ का। लीफ का सेक्शन काट के आप देखें तो आपको एक क्लोरोफिल दिखेगा, ये गार्ड सेल दिखेगा। गार्ड सेल क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, और बीच में जो दो गार्ड सेल के बीच में का जो पोर रहता है, जो छेदा रहता है, जो छोटी सी ओपनिंग रहती है, हम उसको कहते हैं स्टोमा, हम कहते हैं उसको सॉरी। एक डिटेल्ड व्यू देखें तो ये सारे क्या है, गार्ड सेल है। ठीक है, ये क्या है,
बीच का स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल ओपनिंग है। ये क्या है? स्टोमा है। वाईफाई नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, आज तक हम यहीं तक करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसकी वीडियो थोड़ी देर में रिलीज हो जाएगी। अगर ये आपको सारा समझ में आए, इसके क्वेश्चन आंसर की भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। इसके जो एग्जाम्पलर्स प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको कराऊंगी। आपको कोई वर्ड ऐसा है जो इसमें मेरे से स्किप हो गया हो, वैसे तो मैंने कुछ स्किप नहीं किया है इसमें कुछ स्किप हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और पूरी एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़िए। ये लेक्चर देखने के बाद आप खुद से रीड करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। और हर एक वर्ड को आप जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे ही पढ़ के ना छोड़िए, बिकॉज आपको हायर क्लासेस में ये सारी प्रॉब्लम देगी। आपके अभी से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो। थैंक यू सो मच।